नमस्कार, 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले में अब तक सेना के 7 जवान अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन आतंकियों को पकड़ने का मिशन खत्म नहीं हुआ है। सेना और सुरक्षा बलों के जवान अब भी एयरबेस में आतंकियों की तलाश कर रहे हैं। देश के सैनिक ठिकानों पर आतंकियों का यह पहला हमला नहीं है। जम्मू कश्मीर में महज साल 2015 में ही आतंकियों से मुठभेड़ में 48 जवान मारे जा चुके हैं। अगर साल 1988 से लेकर अब तक के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो कश्मीर में आतंकियों से लोहा लेते हुए करीब 6000 जवानों ने कुर्बानी दी है। 5 की पंचायत में आज सबसे अहम सवाल यही है कि सरहद पर कब तक मरते रहेंगे देश के जवान। आखिर पाकिस्तान के आतंक की आग में कब तक देंगे शहादत। तमाम खास मेहमानों से चर्चा होगी, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए। आतंकियों के खिलाफ शनिवार सुबह से शुरू हुआ ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। देश के सबसे अहम एयरबेस पर आतंकी हमले को नाकाम करने में सुरक्षा बलों के जवान जी जान से जुटे हैं। आतंकियों के खतरनाक मंसूबे को नाकाम करने के लिए देश के 7 वीर जवानों ने जान की आहुति दी है। पठानकोट एयरबेस में आतंकियों की तलाशी के दौरान एनएसजी के लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन आईईडी धमाके में शहीद हुए हैं। एयरबेस के आसमान में मंडरा रहे लड़ाकू हेलीकॉप्टर और जमीन पर सेना और स्पेशल फोर्सेस के जवान अभी भी सर्च ऑपरेशन में जुटे हैं। बताया जा रहा है कि आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है और कम से कम 2 और पाकिस्तानी आतंकी एयरबेस में छिपे हो सकते हैं। इधर सेना के जाबाज जवानों ने 5 आतंकियों को मार उनके खतरनाक मंसूबों को ध्वस्त किया है। लेकिन देश की आन बान और शान माने जाने वाले जाबाज जवानों और सैनिक ठिकानों पर ये कोई पहला आतंकी हमला नहीं है। सिर्फ जम्मू कश्मीर में साल 2015 में 48 जवान शहीद हुए, साल 2014 में 51 जवान शहीद हुए, तो 2013 में शहीद जवानों की संख्या 61 है। जबकि महज जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ जंग में पिछले 27 सालों में करीब 6000 जवानों की जान गई है। सवाल है कि इस आतंक की आग पर लगाम कब लगेगी, कब पाकिस्तान को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। 5 की पंचायत में आज सबसे अहम सवाल भी यही है कि सरहद पर कब तक मरते रहेंगे देश के जवान। पाकिस्तान के आतंक की आग में कब तक देंगे शहादत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और बातचीत करने के लिए कई डिफेंस एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं उनसे आपका तारुफ करवा दूं। मेरे साथ एयर मार्शल रिटायर्ड कपिल काक साहब यहां पर मौजूद हैं। ब्रिगेडियर डॉक्टर बीडी मिश्रा साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड आर के मल्होत्रा साहब हैं और हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड नीलेंद्र कुमार जी भी यहां पर मौजूद हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर आज के पहले सवाल पर। 5 की पंचायत में आज देखिए, सरहद पर कब तक मरते रहेंगे देश के जवान। आर के मल्होत्रा जी, पहला सवाल आपसे ही है। सरहद पर तो छोड़ दीजिए, अब सरहद के अंदर भी ये हालात हैं कि 7 जवानों को इस तरीके से अपनी कुर्बानी देनी पड़ती है। हताहतों की संख्या और बढ़ भी सकती है। अखिलेश, देखिए, मेरे ताजा खबर के हिसाब से तो हताहतों की संख्या ऑलरेडी बढ़ चुकी है। बेसिकली ये जब तक होता रहेगा जब तक हम पाकिस्तान का कोई इलाज नहीं ढूंढेंगे, बिकॉज हमारे पास और कोई तंत्र नहीं है सेना के अलावा जो इसका मुकाबला कर सके। और सेना को इसका मुकाबला करने के लिए, मजबूत करने के लिए और पूरे तंत्रों को मिला के एक इंटीग्रेट रिस्पांस देने के लिए हमने इसके बारे में सोच अभी तक नहीं की है। और इतिहास देखें कि ये ऐसा क्यों है तो वो राजनीति में चला जाएगा, इसलिए मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन जरूरत है बहुत कुछ करने के लिए अगर हमने इस चीज को रोकना है तो। जी, बहुत कुछ करने की जरूरत तो है, लेकिन ब्रिगेडियर मिश्रा आपसे समझना चाहूंगा, ये जानते हुए हमारे पास पूरी जानकारी थी, खुफिया जानकारी थी कि दहशतगर्द दाखिल हो चुके हैं, वो अपने अंजाम को, अपने मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं। ये कितनी बड़ी चूक है सर? पहली बात तो यह है कि इन्फिल्ट्रेशन वो कर पाए, यह भी कहीं न कहीं इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि
जहां पर इन्फिल्ट्रेशन का सवाल है, ये नहीं है कि तुरंत आए, बॉर्डर क्रॉस किए और कर गए। उनको लोकल सपोर्ट है, कहीं न कहीं स्लीपर सेल होंगे, उनके सिंपैथाइजर होंगे, उनके सिंपैथाइजर होंगे, उनके प्रमोटर्स होंगे और सेफ हेवंस होंगे। तो ये भी एक मामला है। दूसरी बात यह है कि मैं समझता हूं कि जो कैजुअलिटी है ये डायरेक्टली स्ट्रेटजी, टैक्टिक्स और फील्ड क्राफ्ट से जुड़ी होती हैं। यह डायरेक्शन से नहीं जुड़ी होती हैं। स्ट्रेटजी, टैक्टिक्स और फील्ड क्राफ्ट, और वहां पर इतने हेटेरोजेनस फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट होता है, हर को अलग अलग सेक्टर दिए जाते हैं, अलग अलग सेक्टर में ओवरलैप है या नहीं है यह नहीं सोचा जाता है, और उसके अलावा जो उनको फीडबैक हो रहा है वो फीडबैक भी तमाम एजेंसीज को अलग अलग हो रहा है। तो यूनिफाइड कमांड, वन मैन रिस्पॉन्सिबल, वन टाइप ऑफ ट्रूप्स एंड वन ऑब्जेक्टिव, ये जो है ये टैक्टिक्स और स्ट्रेटजी का और फील्ड क्राफ्ट मामला है। बीच में आपको रोकना पड़ेगा। मैं माफी के साथ गृह मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया इसी मसले पर, जरा वहां चलते हैं। They were tied up and after about Gopal Das were dumped and threatened to not to move. While the vehicle continued on its journey with Shri Rajesh Verma, who also was later dumped near a village called Beli with injuries to his throat, which could have been grievous, but he survived them and he is under treatment for his injuries. At about 11 a.m. on the morning of 1st, an Innova car was found with a driver called Ekagar Singh killed by slitting of his throat. This was near a village called Gulpur Simbali, which is in police station Narot, Jaimal. On receiving these inputs, these reports, an alert was immediately sounded and all the vital installations and government offices were informed of a likely terrorist attack, and efforts were mounted to reconfirm the infiltration and also to try to see in which direction the terrorists had proceeded and what might their location be. By the afternoon of 1st, we were more or less certain of their location, which was Pathankot. A meeting was immediately convened at the level of NSA, attended by everybody concerned, including the Chief of the Army Staff. And thereafter, a unit of NSG were dispatched to Pathankot, and the units in Pathankot were further alerted. In the morning of 2nd January at about 3:30, the terrorists were located by means of aerial surveillance which had been mounted by the Air Force overnight, and they were immediately engaged. Because of the early action of mounting aerial surveillance on account of the alert, the terrorists were unable to move towards their likely intended target of the technical area, which has Air Force assets, but were contained in an area which is ravenous and which has got heavy growth of both trees and shrubs. They were contained in that area and surrounded, and combing operations were started. The engagement took almost the entire day, but by evening of yesterday, 4 of the terrorists had been neutralized. There was no further firing, and it was not certain whether there are other terrorists or not. In the operations, by the evening, the operations
had to be taken out, had to be done more carefully to avoid unnecessary risks to the life of security forces. But the area in which the terrorists were was firmly cordoned, and there was no chance of them escaping that area. In the morning, the engagement, they were discovered by about 12:20 where they were hiding. There were at least 2 more. They have been engaged since 12:20 and the operation is going on. They are limited to an area, and we are very hopeful that by this evening, these 2 terrorists will also be neutralized. In the 2 days of operation, we have unfortunately lost 6 security personnel of the Air Force, and we have 8 injured Air Force personnel. Insofar as NSG is concerned, this morning at about 10 o'clock, while searching the body of a dead terrorist, there seems to have been an accident with an explosive, either a grenade or another form of explosive, and in which 5 NSG personnel were injured. Unfortunately, the leader of the team, Lieutenant Colonel Niranjan E.K., later on succumbed to his injuries. Other than this, the NSG has had 9 injuries in the 2 days of operation. Thus, the NSG has lost 1 life and has 12 injuries. So, I will repeat that. The Air Force has lost 6 personnel and has 8 injured personnel. The NSG has lost Lieutenant Colonel Niranjan E.K. and has 12 injuries so far. NSG has 12 injuries. 12 injuries. 12. 9 I was counting, other than those, the others who got injured in the grenade blast or the explosive blast. So, clarity again. Air Force 6 dead, 8 injured. Yeah. NSG 12 injured, 1 dead. Yes. And others are 9 missing? No, that's it. No one from the ISN? No, this the dead will or injured will include DSC. So since they were on duty with the Air Force, we are deeming them as Air Force personnel. I would like to end my opening statement, by saying, Air Force का 6 loss हुआ है सर. हाँ जी, हाँ जी, और NSG का अलग एक loss हुआ. ये जी, हाँ जी. 7. So Air Force includes DS. Yes. 1 Garud and 5 DSC. Yeah. Any of these critical also? Can you specify that? So one. Nayak Srimallu is seriously injured and he's been airlifted to Chandigarh. He is grievously injured. The others are not grievously enough injured to be lifted out of the hospital in Pathankot. At the end of this, may I just finish? At the end of this statement, I would just like to say that due to the active intelligence inputs and advanced information and the quick action taken by the security forces, especially the Air Force, we have been able to ensure that there is no damage to the assets of the Air Force, and my colleague here, Air Marshal Khosla, will brief you on that, and that therefore the main aim of the terrorists, the apparent main aim of the terrorists stands defeated. So I would like to place on record our grateful thanks to the security forces for their timely and brave action. If before you ask anything, may I just request my colleague here, Air Marshal Khosla, to also make a short opening remark. Thank you, sir.
taking forward from where Secretary is left, I would start with paying homage to the lives which we have lost, and I would like to say that these lives have not been lost in vain, and their sacrifice has really helped us in saving the situation. तो होम सेक्रेटरी को आप सुन रहे थे, उन्होंने जो जानकारी दी उसके मुताबिक 6 एयरफोर्स के जवान शहीद हुए हैं और एक एनएसजी से के भी जवान शहीद हुए हैं, इस तरह की सूचना उन्होंने दी है। कपिल काक साहब, जब आप सुन रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे आप होम सेक्रेटरी की बात पर? नहीं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू होम सेक्रेटरी, काफी गलतियां उनकी स्टेटमेंट में। पहले 6 एयरफोर्स के लोग शहीद नहीं हुए हैं। एयरफोर्स का सिर्फ एक गरूद, जो हमारे स्पेशल फोर्सेस होते हैं एयरफोर्स के, वो शहीद हुआ है। बाकी 5 डिफेंस सिक्योरिटी कोर के। ये गलत जानकारी दे दी उन्होंने। जी हाँ, डिफेंस सिक्योरिटी कोर मतलब रिटायर्ड जवान जो होते हैं, उनको एम्प्लॉय किया जाता है कि पेरीमीटर सिक्योरिटी को सिक्योर करे। हर एयरफोर्स बेस में वो हमेशा मौजूद रहते हैं, इतने सालों से। के अधिकारी की भी जानकारी। जी हाँ, ये तो पहली बात है। जो बाकी फैक्ट्स उन्होंने कहे हैं, ये एक तरीके से काफी सबक सिखाता है हमें कि हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी सुरक्षा बलों ने एक बहुत चमत्कार किया है कि उनको सफलतापूर्वक जो होना चाहते थे किया नहीं। एयरफोर्स की बहुत ही तारीफ की है, इस पर भी कोई शक नहीं है कि एयरफोर्स कमांडर ने अपने एसेट्स को पहले सुरक्षित रखा है। एसेट्स मतलब एक MiG-21 स्क्वाड्रन था, अटैक हेलीकॉप्टर, नॉर्मल हेलीकॉप्टर नहीं है, बड़े महंगे हेलीकॉप्टर्स हैं, उनको सिक्योर किया। और एयरबेस जब आप देखेंगे 7 किलोमीटर लंबी, 4 किलोमीटर 30 स्क्वायर किलोमीटर बेस है। हाँ, 80% को तो कल ही सिक्योर किया था, मगर जो 20% थी, वहां पे ये जो आतंकवादी थे फोलिएज में छुपे हुए थे, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जा रहे थे, तो मुश्किल था। मगर मैं आपके सामने, दर्शकों के सामने ये बात उठाना चाहता हूं, क्या जो निर्णय के कार्यक्रम है इस पे, क्या वो ठीक रहे हैं? कोई मुझे आज तक किसी देश में ये जानकारी नहीं मिली है कि आतंकवाद का हमला होना है तो आपको 24 घंटे की वार्निंग आ रही है। 24 घंटे की वार्निंग थी इस पे, पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर ये 1 जनवरी को ये आतंकवादियों ने जो कुछ भी काम किया है, तो होम सेक्रेटरी की रात में ही उन्होंने बताया जा रहा है कि फर्स्ट मॉर्निंग, मतलब फर्स्ट मॉर्निंग से 2-3 बजे उसी टाइम पे उन्होंने कहा है। तो 3 बजे से फर्स्ट मॉर्निंग से 3 बजे सेकेंड मॉर्निंग तक ये कहां थे? पंजाब पुलिस कहां था? वो तो जानकारी थी उनको पता लगा कि पठानकोट में है, क्योंकि उन्होंने बात की अपने हैंडलर्स से, और हैंडलर्स ने उन्होंने कहा है। नहीं, लेकिन क्या ये चौंकाने वाली बात नहीं है? नीलेंद्र जी, आपसे समझना चाहूंगा, जो हैंडलिंग ऑफ सिचुएशन की बात आप कह रहे थे, एक बार फिर से हम इसमें फेल होते नजर आ रहे हैं। देखिए, इसमें देश की सुरक्षा का सवाल है। मुझे बहुत हैरानी यह है कि एक एयरफोर्स स्टेशन को सरहद के नजदीक, सरहद के पास ऑलमोस्ट टारगेट किया जाता है, जिसमें कि एयरफोर्स के पर्सनल, चाहे वो डिफेंस सिक्योरिटी फोर्स के हों या आर्मी के हों, मारे जाते हैं। टेररिस्ट आते हैं अक्रॉस द बॉर्डर, और यहां पर हम देख रहे थे ब्रीफिंग बाय द होम सेक्रेटरी। होम सेक्रेटरी का क्या ताल्लुक है देश की सुरक्षा के साथ, ये सवाल मैं पूछना चाहता हूं। इसके बारे में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जिम्मेदारी होनी चाहिए। और ये एक चीज ऐसी है कि पूरे देश का जो सुरक्षा का एपरेटस है, जो पॉलिसी है, जो स्ट्रेटेजी है, उसमें खामी है। होम मिनिस्ट्री का ताल्लुक, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन देश का सर्वोपरि है, उसमें है लॉ एंड ऑर्डर। आर वी डिस्कसिंग हियर लॉ एंड ऑर्डर? ये देश की सुरक्षा को चुनौती है। बॉर्डर के पास एयरफोर्स, डिफेंस फोर्सेस का इंस्टॉलेशन अटैक होता है, तो ये एक बहुत पर्याप्त नमूना है कि किस तरह देश की सुरक्षा को चलाया जा रहा है। अच्छा, आपको लग रहा है कि इसमें बहुत बड़ी चूक है? जी हाँ। बीडी मिश्रा जी, मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। पहली बात तो जो अभी इंफॉर्मेशन पैनलिस्ट दे रहे थे कि जो कैजुअलिटी बताई गई हैं, वो कैजुअलिटीज एयरफोर्स की नहीं है, और वो डिफेंस सिक्योरिटी कोर के लोगों की है, और ये होम मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन दे रहे हैं। वहां पर एयरफोर्स के एक एयर वाइस मार्शल साहब भी बैठे हुए हैं। तो मैं समझता हूं कि नेशनल लेवल पर कहीं ऐसी जो एक विरोधाभास है, यह नहीं होना चाहिए। क्या
पैनलिस्ट सही कह रहे हैं या वो सही कह रहे हैं, ये एक बड़ी सीरियस बात है, पहली बात। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि जो पूरा ऑपरेशन हुआ है, इस पूरे ऑपरेशन में हेट्रोजेनस टाइप के ट्रुप्स, तमाम तरीके के ट्रुप्स डिप्लॉय किए गए थे। और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इसमें जो इंटेलिजेंस मिला है वो एक्शनेबल इंटेलिजेंस था। वो किसको पास ऑन किया गया, उसका ओवरऑल कमांडर कौन बनाया गया। मैं समझता हूं कि जरूरत इस बात की है, जरूरत इस बात की, जरूरत इस बात की है कि एक्चुअल ऑपरेशन जब होते हैं तो उनका यूनिफाइड कमांड का भाव यहां लिखा है आर के मल्होत्रा साहब, उनकी सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वक्त नहीं है, 20 सेकंड में सर। मोटी चीज समझने की ये है कि जिस तरह आपने होम सेक्रेटरी को देखा एक्सप्लेन करते हुए, ऐसा लग नहीं रहा था कि उनको मालूम है क्या है क्या नहीं। 4 चीजें बोली और उसको भी नहीं ठीक से बोल पाए वो। और आप देखिए, जहां आप यूनिफाइड कमांड की बात कर रहे हैं और हेट्रोजेनस फोर्सेस की बात कर रहे हैं, तो आफ्टर ऑल जहां आप डिवीजन की बात कर रहे हैं कि ये डिफेंस मिनिस्ट्री है, ये होम मिनिस्ट्री है, ये देश की सुरक्षा है। इसमें आंतरिक सुरक्षा, बाहरी सुरक्षा, इसमें अगर आप फर्क डालना शुरू कर देंगे तो आपके पास जो काबिलियत है उसका इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे, खित्तों में बढ़ जाएंगे। लेकिन जरूरत यह है कि ये सब चीज होते हुए इनको इकट्ठा करें और इकट्ठा करके एक आदमी को रिस्पॉन्सिबल बना के उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दें। मेरे पास समय का अभाव है आर के मल्होत्रा साहब, शाम 7 बजे सबसे बड़ा सवाल कार्यक्रम में भी इसी मसले पर हम तफसील से चर्चा करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, आगे आपको दिखाएंगे 2016 में टीम इंडिया का भविष्यफल।